एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा को मांग कहते हैं। इसको मैं अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। लेकिन क्या आप दुकान में जाते हैं, सामान देखते हैं, पैसे देते हैं और लेके चले जाते हैं? इतना ही करते हैं क्या? नहीं। जब भी हम किसी सामान को खरीदते हैं या खरीदने के लिए तैयार होते हैं या किसी दुकान में जाते हैं, उससे पहले कई सारी चीज़ों की हम अपने दिमाग में रखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद सामान को खरीदते हैं। जैसे इसकी कीमत क्या है, सामान की क्वालिटी सही है या नहीं है, जो सामान मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है, उसी से रिलेटेड दूसरे सामान की कीमत कितनी है, अगर ये सामान आज इतनी कीमत की है तो कल कितनी कीमत की हो सकती है। तो कई सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, कई सारी दुकानों में घूमते हैं, रेट पता करते हैं अलग अलग दुकानों में उसी सामान का अलग अलग जगह पर। उसके बाद फाइनली हम उसके रेट के अकॉर्डिंग उस सामान को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। मतलब साफ है कि चीज़ों को खरीदने से पहले हमें बहुत सारे बिंदुओं पर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ता है। उसके बाद हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, यानी कि किसी वस्तु को खरीदते हैं। तो सीधा सा मतलब होता है कि वस्तु को खरीदने के लिए कई सारे कारक उसको प्रभावित करते हैं, कई सारे कारक को देखना पड़ता है। तो वस्तु की मांग और उस मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं ना, उसके बीच का एक संबंध होता है कि कारकों से उसकी मांग प्रभावित होती है। चाहे वो कीमत हो, चाहे वो हमारी रुचि हो, चाहे मौसम हो, चाहे दूसरी वस्तु की कीमत हो, उन सब से वो प्रभावित होती है। उसके बाद ही जाके उस वस्तु की मांग होती है। कम हो या ज़्यादा वो अलग बात है। तो ऐसे में प्रभावित करने वाले कारक और जो वस्तु की मांग के बीच का जो संबंध होता है ना, वो मांग फलन कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मांग फलन क्या होता है और किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक है। मतलब जब हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो खरीदने से पहले हम किन किन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, किन किन चीज़ों को सोचना पड़ता है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर जाके खरीद के लेके आ जाता है और वो बेवकूफ़ होता है, क्योंकि वो खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा। चाहे आप घर से सोच के आओ या ऑन द स्पॉट सोचो, लेकिन आपको कई सारी चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद ही उस सामान को खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं बाद में हो सकता है पछताना पड़ जाए। तो इस पूरी क्लास में हम क्या करेंगे, इसी को बारे में पढ़ेंगे कि मांग फलन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड फंक्शन। वस्तु की मांग, उसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। इसका मतलब जब भी हम किसी वस्तु की मांग करेंगे, मांग का मतलब होता है खरीदने के लिए तैयार होते हैं, तो उस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले, यानी कि उसको खरीदने से पहले जिन जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, फलनात्मक संबंध होता है, उसी संबंध को हम मांग फलन के नाम से जानते हैं। अगर मांग फलन को एक सिंपल लाइन में शो करना हो तो यहाँ पर होता है डिमांड एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी। ये जो है ए बी सी का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वस्तु की कीमत हो सकती है, संबंधित वस्तु की कीमतें हो सकती है, उपभोक्ता की आय हो सकती है। कई सारी चीज़ों से जब वस्तु की मांग प्रभावित होती है तो उस दोनों के बीच के संबंध को हम मांग फलन के नाम से जानते हैं। इसी चीज़ को प्रोफेसर वाटसन ने अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया है मांग फलन को। उन्होंने क्या कहा कि किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग फलन, उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं और उस मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच में, कि हम जितनी भी मात्रा खरीदने जा रहे हैं, हम मनमर्जी तो नहीं खरीदेंगे, उस मात्रा को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले कई सारे तत्व काम करते हैं। उन तत्वों के बीच के संबंध को मांग फलन कहा जाता है। और ये जो मांग फलन होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत मांग फलन, क्योंकि मांग ही दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तो यहाँ पर मांग फलन भी दो प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत, जब व्यक्तिगत किसी पर्सनल एक ही व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाले हो, और दूसरा होता है बाजार की मांग को प्रभावित करना। तो यहाँ पर व्यक्तिगत मांग फलन हुआ और दूसरा होता है बाजार मांग फलन। इन दोनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है? व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता, केवल एक उपभोक्ता की मांग करते हैं।
क्योंकि एक उपभोक्ता की मांग उसके निजी कारकों से प्रभावित होती है। और निजी कारक कौन कौन से हैं ये समझना जरूरी है। तो किसी वस्तु के लिए मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच के संबंध को प्रभावित करता है, यानी कि एक व्यक्ति की कितनी मांग होती है और उस मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उन दोनों कारकों के बीच के संबंध को हम व्यक्तिगत मांग फलन के नाम से जानते हैं। और ये होता है व्यक्तिगत मांग फलन कि एक व्यक्ति, एक पर्सनल की मांग किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है। दैट इज़ DX उपभोक्ता की मांग, F का मतलब होता है फलनात्मक यानी कि फंक्शनल यानी कि संबंध किसके बीच में, PX PR Y and T। यहाँ पर PR का मतलब होता है वस्तु X की कीमत। सबसे पहले जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं ये देखते हैं उस वस्तु की कीमत कितनी है, ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है तो ज़रूरी है तो कम खरीदेंगे, कम है तो ज़्यादा खरीदेंगे। दूसरा होता है उसी से संबंधित दूसरी वस्तु की कीमत। जब हम कहीं कॉफ़ी शॉप में जाते हैं तो पीते भाई चाय कितने का है, वो कह रहा है चाय जो है 20 रुपये कप है, कॉफ़ी कितने का है 35 रुपये का है। तो हमें लगता है कि चाय का रेट यहाँ पर 10 रुपये की जगह 20 रुपये, उससे अच्छा कॉफ़ी ही पी लो। तो संबंधित वस्तु जो है की कीमत हमेशा वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय, मांग हमेशा इनकम से, आपको पता है आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ये नहीं देखोगे वस्तु की कीमत कितनी है, आप सीधा उसको खरीद लोगे। आय हमेशा मांग को कीमत के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कोई कारक है, वो है आय है। लोगों की इनकम वस्तु की मांग को हमेशा प्रभावित करेंगी। हमारी इनकम बढ़ती चली जाएंगी तो हमारी मांग, डिमांड, आज ये चाहिए, सोफ़ा चाहिए, ये चाहिए, AC चाहिए, तमाम बातें, हम तमाम चीज़ों की डिमांड करने लगेंगे। जिससे इनकम कम है तो सबसे चाहिए हमारा, जैसा हम एडजस्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता की रुचि। हमारी रुचि हमारी मांग को प्रभावित करती हैं। जिस चीज़ को खरीदने का हमारा मन है, हमारा इंटरेस्ट है, हम उसी चीज़ को खरीदेंगे, दूसरी चीज़ को नहीं। तो ये सभी कारक होते हैं जो एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जब बात करें बाजार मांग, बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। उन सभी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध को बाजार मांग फलन कहते हैं। और जब बाजार मांग फलन की प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं और सभी उपभोक्ता के कारक भी अलग अलग होते हैं, ऐसे में व्यक्तिगत मांग फलन की तुलना में बाजार मांग फलन थोड़ा बड़ा है। इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन हैं? DX = PX PR Y T E P Y D। क्या क्या है यहाँ पर? DX का मतलब होता है संबंधित वस्तुओं की मांग, PX का मतलब होता है संबंधित वस्तु की कीमत, PR का मतलब होता है संबंधित वस्तुओं की कीमत, ठीक है। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आशाएं, इंटरेस्ट, उपभोक्ता क्या चाहता है, कैसा होना चाहिए, जनसंख्या कितनी है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, लोगों की संख्या ज़्यादा होंगी, वहाँ पर मांग ज़्यादा होंगी। आय का वितरण कैसा है, गरीब एरिया में मांग कम होती है, वहीं पर जो है जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं उनका जो कॉलोनी होता है उनकी मांग ज़्यादा होती है। इन सब कारक से जो है बाजार की मांग प्रभावित होती हैं। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा, व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले या मांग को निर्धारित, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। मांग को निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाले कारक एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या आंसर है? वस्तु की उपयोगिता। उपयोगिता बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी ज़्यादा होती है, लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है उसकी मांग भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाने पीने की जो आप बात करते हैं, नमक, बिना नमक के ऐसा कोई खाना नहीं है जो बन जाए। नमक बहुत ज़रूरी है। खाने के लिए तेल की आवश्यकता है, खाने के लिए हमें आटा चाहिए, खाने के लिए हमें जो है चावल चाहिए, हरी सब्जियां चाहिए। तो इन सब चीज़ों की मांग भी हमेशा ज़्यादा होती है, भले इसकी कीमतें कितनी बढ़े या घटे, लेकिन इसकी मांग जो है बढ़ती है। क्योंकि जिस वस्तु की उपयोगिता जीवन में सबसे ज़्यादा होती है उसकी मांग कीमतों से भी कम प्रभावित होती हैं, उसकी आवश्यकता है। तो उपयोगी वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी और जिसकी उपयोगिता थोड़ी कम होती है उसकी मांग भी कम होती है, कीमतों से प्रभावित होती हैं। दूसरा पॉइंट होता है आय स्तर।
आय स्तर का मतलब होता है जिस उपभोक्ता की आय ज़्यादा होती है उस उपभोक्ता की मांग ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, और जिस उपभोक्ता की आय कम होती है उसकी मांग भी कम होती है, क्योंकि लोग हमेशा अपनी आय को देखते हुए ही चीज़ों को खरीदते हैं। और जैसे इनकी इनकम बढ़ती चली जाती है उसकी मांग भी बढ़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट है धन का वितरण। धन का वितरण, धन का वितरण का मतलब होता है एरिया वाइज, जिस एरिया में जहाँ पर धनी लोग अधिक रहते हैं, यानी कि अमीर लोगों का वास होता है, बड़े बड़े कॉलोनी में है, वहाँ पर जो है अमीर लोग रहते हैं, वो जो चीज़ ज़रूरी ना हो भी हो वो भी खरीद लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में एक तरफ आप होते दूसरी तरफ कुछ और लोग होते, ठेली लेके अपने बच्चा लेके चला जाता है, उसका बच्चा मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए वो उठा लेता है, मम्मी मुझे वो चाहिए उठा लेता है। इसका मतलब उसका ट्राली भर जाता है। और एक बंदे हम जाते हैं, अरे ये कीमत इतना महंगा है, हम एक आध सामान लेके निकल आते हैं। इसका मतलब होता है धनी लोगों की मांग हमेशा अधिक होती है और गरीबों की मांग हमेशा कम होती है। नेक्स्ट है वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की कीमत डायरेक्टली उस वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। अगर वस्तु सस्ती है तो मांग ज़्यादा होंगी, वस्तु की कीमत कम हो मांग ज़्यादा हो जाएंगी, वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग हमेशा बढ़ती है, वस्तु की कीमत अगर कम होती है ज़्यादा होती है तो मांग घट जाती है। जैसे हम बात करते हैं आईफोन 15 की कीमत लगभग 1,50,000 रुपये के आसपास है। वो एग्जैक्ट कीमत मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता, मुझे पता नहीं है। अगर मान लीजिए आईफोन वाले ने कह दिया एप्पल ने कि इसकी कीमत हम जो है 1,20,000 करने जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आईफोन 15 खरीदने की बालों की होड़ मच जाएगी, हर कोई खरीदने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि कीमतें कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती चली जाती है और कीमतें बढ़ने पर वस्तुओं की मांग घटती चली जाती है। संबंधित वस्तुएं कीमतें, यहाँ पर संबंधित वस्तुओं का मतलब होता है कि किसी वस्तु को प्रभावित करने वाली दूसरी वस्तुएं होती हैं। अगर हम चाय की बात करते हैं, चाय से संबंधित वस्तु है कॉफ़ी। अगर चाय की मात्रा की बात करेंगे तो कॉफ़ी की कीमत चाय की मात्रा को प्रभावित करती हैं। कैसे? अगर कॉफ़ी की कीमत अगर कम हो जाए तो चाय पीने वाले भी अब कॉफ़ी पीने लगेंगे। तो ऐसे में किसी वस्तु से अगर दूसरी वस्तु संबंधित है उसकी कीमतें डायरेक्ट इस वस्तु की मात्रा को प्रभावित करती हैं। उपभोक्ता की रुचि है, फैशन है, शादी के समय में शादी के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होती है। उपभोक्ता की रुचि अगर सफ़ेद कपड़ों की पहन की, हल्के कपड़े पहन की का है तो वो हल्के कपड़ों की डिमांड करेगा। मतलब जैसी उसकी इंटरेस्ट और रुचि होती है वैसी वो डिमांड करता है। और भविष्य में वस्तु की कीमत परिवर्तन होने की आशा। आपको घर बनाना है, ठीक है, और आप जो है क्या लेने गए हैं, सरिया लेने गए हैं, और सरिया लेते ही पता चला कि आज से 6 महीने के बाद सरिया का रेट जो है कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे ठीक है 6 महीने बाद ही खरीदेंगे, 6 महीने बाद घर बना लेंगे, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर पता चला सरिया रेट 6 महीने के बाद बढ़ने वाला है तो आज ही खरीद के आप रख लोगे, क्योंकि सस्ता है, बाद में महंगा हो जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु की कीमत अगर हमें लगता है कि भविष्य में बढ़ने वाली है तो वर्तमान में उसकी मांग ज़्यादा हो जाती है, और किसी वस्तु की कीमत अगर लगता है भविष्य में कम होने वाली है उसकी मांग वर्तमान में कम हो जाएगी, क्योंकि वो भविष्य में खरीदने की सोचेगा। इस प्रकार से कई सारे कारक हैं जिन कारकों को हम ध्यान में रखते हुए ही वस्तु की मांग करते हैं। तो ये रहा वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो कैसा लगा? सारे बिंदु आपको समझ में आया, सारे पॉइंट समझ में आया, या किसी पॉइंट में कोई डाउट रह गया? अगर डाउट रह जाता है आपको किसी भी तरीका समझने में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। 2024-25 का कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलेगा, हिंदी माध्यम। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।